Student, today we will learn about generalized anxiety disorder. We will discuss about its causes and sign and symptom and treatment. Okay. तो चाहे ये मेडिकल के स्टूडेंट देख रहे हैं या नॉन मेडिकल्स देख रहे हैं, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एनजाइटी डिसऑर्डर या ये जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और ये कैसे होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि देखने से पहले आप एक लाइक तो कर दीजिए। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखते हैं लेकिन उसको लाइक करना भूल जाते हैं। तो पहले आप लाइक कर लीजिए लास्ट में, तो फिर आप भूल ही जाएंगे। अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, पर एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा जाने से पहले, क्योंकि उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन जब भी कोई नया वीडियो इसमें अपलोड होगा तो लाइक के बेसिस पे ही आपको नोटिफिकेशन आते हैं। तो जब लाइक ही नहीं होंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है ना। तो सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो इसमें अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिल पाएगा। ठीक है, जो सब्सक्राइबर नहीं है यानी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जिन्होंने नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें, बस इतना ही तो है। और जाते जाते लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये दोनों ही में मैंने नोट्स दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको जिसमें भी कंफर्ट लगे आप वो ले सकते हैं। ठीक है, उसी से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम अभी ये वाला पढ़ेंगे और आप इसी को देखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो एनजाइटी का डेफिनेशन क्या होता है। तो जैसे सबको पता है एनजाइटी सबको होती है ना, कि एक फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस एंड अनलेस अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टन आउटकम। यानी कि कोई भी अनसर्टन आउटकम के लिए हमारे अंदर क्या होती है, एक फीलिंग होती है, डर होता है या घबराहट होती है ना। तो हमारे अंदर क्या होता है, चिंता, घबराहट, बेचैनी, अनइजीनेस, जैसे बेचैनी होना कि पता नहीं क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, अब आपको उसकी चिंता है कि आपको कैसा आउटकम मिलेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ वरी, उसी को बोलते हैं एनजाइटी, वो जो कि कॉमन है, सभी में होती है ना। तो अ क्रॉनिक कंडीशन कैरेक्टराइज बाय, अगर ये देखो ये जो होती है अब ये क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ये पुराने टाइम से चली आ रही क्रॉनिक कंडीशन होती है एनजाइटी डिसऑर्डर। अब यहाँ पे डिसऑर्डर लग गया। ठीक है, ये तो केवल एनजाइटी था, क्या होता है जो सबको होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो डिसऑर्डर का मतलब जो ये एनजाइटी की प्रॉब्लम है ये बहुत टाइम से लंबी है और पुरानी है। तो क्या होता है कि अ क्रॉनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट सेंस ऑफ अप्रीहेंशन। मतलब ये जो भी क्रॉनिक कंडीशन जो होती है एनजाइटी डिसऑर्डर में, उसका मतलब क्या है कि एक्सेसिव वे में आपको जो अभी आपने लक्षण देखे थे, जैसे चिंता, घबराहट और ये मतलब जो चिंता हो रही थी, घबराहट हो रही थी, वो जो लक्षण थे वो क्या हो जाएंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, यानी कि बने हुए रहेंगे आपके अंदर। ठीक है, वो एक आदत सी बन जाएगी, लंबे टाइम से वो निकलेंगे नहीं। ठीक है, और जिसके संग क्या होता है, फिजिकल सिम्टम भी आने लगते हैं। ठीक है, विथ फिजिकल सिम्टम। तो डिसऑर्डर में चेंज हो गया ना। अब एनजाइटी का जो कंडीशन है वो पुरानी मतलब एक क्रॉनिक कंडीशन में चेंज हो गई है। तो उसका क्या कैरेक्टराइज है, कैसे पता चलेगा, उसमें जो ये जो भी सेंस हो रहे हैं, जो भी हमारे सेंस हम कर रहे हैं, चाहे घबराहट हो, चिंता हो, किसी भी चीज़ की डर हो, वो एक्सेसिव वे में होता है और लंबे समय तक रहता है। किसके साथ, फिजिकल सिम्टम, जैसे कि स्वेटिंग आना, यानी कि पसीना, और जल्दी जल्दी पैल्पिटेशन होना, धड़कना, जैसे आपकी धड़कन चेंज हो जाना, ज़्यादा बढ़ जाना है ना, या फिर फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, यानी कि एकदम तनाव पे रहना, उसकी फीलिंग होना, घबराहट मतलब टेंशन किसी भी तरीके का। ठीक, अब इसके क्लासिफिकेशन कितने तरीके के हैं ये देख लीजिए। 6 तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये 6 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया डिसऑर्डर, यानी कि फोबिक, जिस फोबिया बोलते हैं ना इसको, इसका फोबिया डर, तो फोबिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर हैं। अब यहाँ पे आप इसके देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, फिर हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो आज हम पढ़ेंगे उसका मतलब है एक्सेसिव वरी एंड टेंशन विदाउट रीजन। अब कोई रीज़न नहीं है, बिना रीज़न के ही वो ज़्यादा घबराना, टेंशन होना, घबराहट होना। लेकिन जब पूछेंगे क्या हो रहा, किस बात के लिए, उन्हें खुद ही पता नहीं रहता कि किस चीज़ के लिए वो इतना ज़्यादा टेंस हो रहे हैं। ठीक है, एक हैबिट सी बन जाती है। फिर उसके बाद है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक का मतलब होता है सडन इंटेंस फियर, यानी कि अचानक ही उनके अंदर क्या आ रहा, जो ये जो लक्षण थे, घबराहट, चिंता वगैरह, वो अचानक ही आना, और उसके साथ साथ
पैनिक अटैक भी आ जाना साथ साथ में, जैसे कुछ फिजिकल, जैसे फिट वगैरह, कन्वर्जन, इस तरीके से है ना, आवाज़ कँपाना टाइप का कुछ भी, कोई भी पैनिक अटैक तो पता ही है आपको, जो फिजिकली अटैक आता है। फिर है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया का मतलब डर, इंटेंस फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब कोई चीज़ हो सकती है, या फिर कोई ऐसी जगह हो सकती है, या कोई ऐसा इवेंट्स हो सकता है जिससे क्या हो रहा है, ज़्यादा घबराहट हो रही है, पर वो कोई स्पेसिफिक ही है, सभी चीज़ से नहीं। जैसे किसी को ब्लड का फोबिया है, ब्लड से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है ना, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ ब्लड, फियर ऑफ ये क्राउड, इस तरीके से, ठीक है। देन सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी के नाम से ही लग रहा कि सेपरेशन की फीलिंग से डर लगना, जैसे कि अकर व्हेन अ पर्सन यू क्लोज टू लीव्स योर साइड। अब उसको लग रहा है कहीं मेरे साथ किसी, जो उनके कोई भी लव वन हो सकते हैं जो उनके बहुत क्लोज हो, उनके दूर जाने से डर लगना। अपने मन में सोचते रहेंगे कि क्या होगा अगर ये मुझसे दूर हो जाएंगे ना। तो फिर है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब है कि ये भी एक फोबिया है, टाइप ऑफ फोबिया, कि फियर ऑफ बीइंग इन प्लेस हार्ड टू स्केप, कि ऐसी जगह में उसको लगता है कि मैं यहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल है। जैसे वहाँ से उसको लिफ्ट से, किसी को लिफ्ट में जाने में डर लगता है, उसे लगता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। किसी को भीड़ से डर लगता है, उसे लगता है अगर मैं भीड़ में गया तो मैं बाहर नहीं, मैं वहाँ स्टक हो जाऊँगा, मतलब मैं निकल नहीं पाऊँगा, इस तरीके से, ठीक है। देन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि उसको फियर वरी होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है उसको कि पता नहीं मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, और बहुत लंबे समय से चला रहता, तो उसको सोसाइटी से भी थोड़ा सा अलग रहने की आदत सी हो जाती है। जैसे कि आपने सिजोफ्रेनिया जो अभी इससे हमने पहले पढ़ा था, उसमें भी ऐसा था कि वो सोसाइटी से अपने को अलग आइसोलेटेड करके रखना, फिर धीरे धीरे करके वो डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है, उसको लगता है मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चलो ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द एंजाइटी, ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अब हम इसमें से जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर देखेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर में से पहला वाला, इसको गैड भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में गैड। तो ये क्या है, एक कॉमन टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। अप टू द 20% ऑफ अडल्ट आर अफेक्टेड बाय एंजाइटी डिसऑर्डर ईच ईयर, यानी कि हर साल कम से कम 20% जो ये होते हैं, अडल्ट होते हैं, वो इससे अफेक्टेड होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर उनमें होता ही है, हर साल देखने को मिला है 20% ऐसे लोग हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। दूसरा हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर प्रोड्यूस फियर वरी एंड कंस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म, ठीक है। यानी कि इनका मतलब क्या है, कुछ ऐसे जनरल, इसके अंदर ये जो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है अपने अंदर ये डर की भावना हो गई, चिंता की भावना हो गई, इसको बनाए रखता है। ये वाली फीलिंग इसके अंदर हमेशा रहती है और काफ़ी समय से ये चला आता है, मतलब सामान्य से ज़्यादा होता है। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर इज ए कैरेक्टराइज बाय, वही है, परसिस्टेंट एक्सेसिव एंड अनरियलिस्टिक वरी अबाउट एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब इसको जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर को अगर इसके जो कैसी कैरेक्टराइज है, कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि जो भी ये हमें फीलिंग हो रही है, जो भी अभी हमने देखे थे, वो क्या है, बहुत लंबे समय से रहता है, मतलब परसिस्टेंट, मतलब रहना अंदर ही बहुत मतलब वो अंदर काफ़ी समय से रहेगा, निकलेगा नहीं। जो भी हमारा डर होता है वो रहता है, निकलता नहीं है, और ज़्यादा होता है। यानी कि एक होता है ना, डरना तो नॉर्मल है, पर फिर हम थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं जब वो सिचुएशन हट जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि उसको काफ़ी टाइम तक का ये परसिस्ट रहेगा, ज़्यादा लंबे समय तक का डरा रहेगा, घबराहट, चिंतित होना, और अनरियलिस्टिक वरी, यानी कि बिना बात के जो है चिंता करना, कोई रियलिस्टिक उसके पास रीज़न नहीं है, वो चिंता कर रहा है एवरीडे थिंग, अपने रोज़मर्रा की लाइफ के लिए कि कैसे ये होगा, काम कैसे होगा। तो एवरीडे वो किसी भी चीज़ को लेके अपने रोज़ डेली के जो वर्क होते हैं या डेली की जो इवेंट्स होते हैं उससे वो वरी रहेगा। दिस वरी कुड बी मल्टीफोकल। ये वरी कैसी हो सकती है, मल्टीफोकस हो सकती है। मतलब मल्टीफोकल का मतलब होता है कि हर जगह से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो फाइनेंस से हो, फैमिली से हो, हेल्थ से हो, या फिर उसके फ्यूचर से हो। तो ये एक ही चीज़ के लिए नहीं हो गई वरी, ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, यानी कि मल्टीफोकल हो सकता है। और क्या होता है फिर इसमें, इट इज़ एक्सेसिव। और ये क्या होता है, इतना ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, यानी कि इतना ज़्यादा बढ़ जाती है ये चिंता, वरी, तो इसको डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना, यानी कि इसको डिफ़िकल्ट नहीं, इसको मतलब कंट्रोल कर नहीं सकते, मुश्किल हो जाता है। एंड इज़ ऑफन अकम्पनीड बाय मैनी नॉन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिम्टम। तो किसके साथ, कुछ इसमें क्या होता है, कुछ नॉन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब
रिलेटेड टू द मेंटल, ऐसा नहीं है कि उसको कोई मेंटली बीमारी है या कुछ है या फिर फिजिकल सिम्टम। तो कहने का मतलब है कि इसको नियंत्रण करना कठिन है और अक्सर कई गैर मतलब बिना साइकोलॉजिक प्रॉब्लम के भी उसको ये होता है, या बिना शारीरिक मतलब उसे दिखेगा नहीं कि स्वेटिंग आ रही है, उसको पैल्पिटेशन नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वरी है, घबराहट है। गैग को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? गैग कैन बी कंसीडर प्राइमरी और सेकेंडरी। आप इसको क्लासीफाई भी कह सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ द गैग भी बोल सकते हो। ये डिपेंड करता है ऑनसेट पे कि ये कैसे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का गैड है, ठीक है। इफ़ गैड अकर अर्ली इन लाइफ, अगर ये अर्ली इन लाइफ में होता है हमारी लाइफ के स्टार्टिंग में, तो और विदाउट एनी अदर डायग्नोसिस, यानी कि इसके साथ कोई और दूसरी बीमारी नहीं है, देन इट इज़ कंसिडर्ड प्राइमरी, ठीक है। तो इसको प्राइमरी मानेंगे कि ये प्राइमरी गैड है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं प्राइमरी गैड और उसमें फिर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ गैड डेवलप लेटर लाइफ, ठीक है, अगर वो हमारे लाइफ के अंतिम में हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब है स्टार्टिंग में ना होके बीच बीच में अडल्ट लाइफ में हो रहा है या उसके बाद हो रहा है लेटर इन लाइफ में, तो देयर आर मैनी डिसऑर्डर। आप अब वहाँ तक का उसके साथ साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे डिसऑर्डर भी जो फिजिकली है वो प्रेजेंट है उसको, तो ये कंसिडर किस में माना जाएगा? सेकेंडरी। तो यू कैन राइट द हेडिंग हियर लाइक सेकेंडरी गैड एंड प्राइमरी गैड, ऐसे करके आप यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो देखने में अच्छा लगेगा और नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं ना ऐसे करके। देन है एपिडेमियोलॉजी। तो इन द जनरल पॉपुलेशन, यानी कि जनरल पॉपुलेशन में द लाइफ टाइम प्रेवलेंस ऑफ गैड इज़ 5.1। तो मतलब जो पूरा देखा गया है पूरी लाइफ टाइम में, अगर इसका मेजरमेंट करें तो ये 5.1 तक का है जनरल पॉपुलेशन में, कि ये होना ही है जीईडी, इतना लोगों को मिलता है। विद अ 12 मंथ प्रेवलेंस, अगर 12 मंथ की जो मेजरमेंट देखें, उनको देखें 12 मंथ तक का डेटा लें उसका कि कितने लोग इससे ग्रसित हैं, तो वो होंगे 3.1, ठीक है। देन यूजुअल एज ऑफ ऑनसेट इज़ वेरिएबल, और इसकी जो स्टार्टिंग के एज होती है, कैसे होता है, तो ये वेरिएबल होती है, यानी कि चेंजेबल होती है, कि फ्रॉम द चाइल्डहुड टू लेट अडल्ट, यानी कि चाइल्डहुड से लेके लेट अडल्ट तक, एंड विद द मिडिल जो मीडियन एज होती है इसकी स्टार्टिंग की, वो भी हो सकती है, विथ किसके साथ हो सकती है? अप्रॉक्सीमेटली 31 ईयर, 30 साल के मतलब 31 साल तक का ये औसत रहता है इसका, कि ये लगभग 31 वर्ष तक होती है। कहने का मतलब है इसकी जो बीमारी है वो 31 वर्ष तक हो सकती है या फिर 31 साल तक। यहाँ पे लिखा है ना कि बचपन से देर से वयस्कता तथा, यानी कि बचपन से लेके जवानी तक का, और शुरुआत की औसत आयु लगभग 31 वर्ष होती है, और स्टार्टिंग की जो ऑनसेट है वो 31 तक का, मतलब 31 साल तक ज़्यादा वो इससे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको, मतलब ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। वुमेन आर 2 to 3 टाइम मोर, और जो वुमेन होती है, लेडी होती है, उसको 2 से 3 मतलब 2-3 टाइम ज़्यादा मेल से देखने को मिलता है, यानी कि मैन में कम और वुमेन में ज़्यादा, अगर सिंपल वर्ड में समझे तो। एंड गैड इज़ ऑल्सो कॉमन इन अल्डरी पीपल, और वो ऐसा नहीं है कि जब अडल्ट लोगों को ही हो रहा है या बच्चों मतलब टीन एजर्स में हो रहा, वो एल्डरली पॉपुलेशन में भी जो है वो देखा जाता है। अब इसके जो कॉजेज़ होते हैं, क्यों होता है ये जेनेटिक हो सकता है, मतलब जेनेटिक ही उनको मिला, जैसे हमने सिजोफेनिया और जो अदर डिसऑर्डर अभी पढ़े थे उसमें देखा होगा आपने, ये भी एक कॉजेज़ में था कि जेनेटिक ही उनको किसी पेरेंट में उनके रहा होगा ये वाली प्रॉब्लम, तो ऐसे जीन उन्हें मिले हैं, तो भी ये ज़्यादा कॉमन है। देन ब्रेन केमिस्ट्री मतलब जब एबनॉर्मल लेवल ऑफ द सर्टन न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन, आपने सिजोफेनिया में देखा था ना कि वो कुछ जो जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, इनका एबनॉर्मल लेवल हो गया था, तो इसमें भी क्या होता है, कुछ ऐसे जो ब्रेन केमिकल है वो उनका लेवल एबनॉर्मल हो जाता है, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा या कम, तब भी ये वाली प्रॉब्लम होगी। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर में ट्रॉमा हो सकता है, स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकते हैं, यानी कि किसी ट्रॉमा से, कहते नहीं मैं तो इस ट्रॉमा से गुजरा हूँ, यानी कि जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ घटना होना उनके साथ, या फिर कुछ ऐसा इवेंट होना जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया होगा। तो जैसे कि किसी के साथ उनके अब्यूज़ हुआ, लड़ाई झगड़ा गाली गलौच हुआ, या फिर कोई उनके डेथ हो गई किसी लव वन की, है ना, या फिर डिवोर्स हो गया है, या फिर चेंजिंग जॉब, यानी कि अभी देखा था आपने कोविड में काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी, तो वो भी एक स्ट्रेस का कॉज होता था कि नई जॉब में एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाना ना। तो चेंजिंग जॉब और स्कूल, यानी कि बच्चों के भी स्कूल अगर चेंज करते रहते हैं पेरेंट्स बार बार, क्योंकि उनके ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ उनके जो ट्रांसफ़र पोजिशन मतलब
जॉब की वजह से वो क्या करते हैं, उनको चेंजेस करते हैं। तो बच्चों में भी ये देखने को मिला है कि वो गैट से लीड करते हैं। क्यों हो सकता है, कैसे? क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल पुराने जो होते हैं वो अब नहीं मिल सकते, नए से वो ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। तो जल्दी से थोड़ा सा ये मैं रिव्यू ओवरव्यू कर लेते हैं। जो एमिल डाला होता है, अब ये हमारे ब्रेन में कहाँ पे से कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो अफेक्टेड होता है, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। थोड़ा बहुत देखते हैं। तो जो एमिगडाला होता है ये कंट्रोल करता है हमारे पूरे ब्रेन मतलब हमारे ब्रेन में हमारे इमोशन को, एक्शन को और मोटिवेशंस को। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि और ये क्या करता है, इट ऑल्सो सिग्नल, और ये फाइट और फ्लाइट का सिग्नल भी देता है और उस पर रिस्पॉन्स करने को हमें रेडी करता है। जैसे हमारे सामने कुछ ऐसा इवेंट या सिचुएशन या स्टिमुलाई आती है जो हमारे लिए डेंजर है, तो ऑटोमेटिकली हम उसके लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो कौन कराता है, एमिगडाला कराता है। ठीक है। तो जो एमिगडाला होता है ये अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, यानी कि ये एक लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है एमिगडाला। लिम्बिक सिस्टम पता ही है आपको, रिलेटेड टू द ब्रेन, एंड दिस मीन दैट द हाइपोथैलेमस एंड द एमिगडाला वर्क वेरी क्लोजली। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एमिगडाला और जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। उसी के पास ये मतलब काम होता है। जो एमिगडाला होता है वो हाइपोथैलेमस के साथ मिलके काम करता है, और एमिगडाला जो होता है वो क्या करता है, सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, यानी कि जितने भी उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलते हैं, हाइपोथैलेमस से मिलते हैं। जैसे कि सेंसेस हो गया, विसरल इनपुट हो गया, वो सब उसको कहाँ से मिलता है, टेम्पोरल लोब से मिलता है। ठीक है। हाँ, तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हाइपोथैलेमस से जो होता है ये मिलके काम करता है, और हाइपोथैलेमस से इसको मिलते हैं मैसेजेस। तो एमिगडाला जो होता है ऑल्सो कॉज अ मैनी डिसऑर्डर्स, जैसे इसीलिए ये क्या करता है, अगर इसमें अल्टरनेस आ जाए तो ये बहुत से डिसऑर्डर को कॉज करता है हमारे शरीर में। जैसे कि एपिलेप्सी हो जाना, झटके वटके लगता है, जैसे ना पैनिक अटैक आ जाना, देखा होगा आपने। एंड एनजाइटी अटैक, वो भी इसी की वजह से होता है, इसको जो मैसेज मिलते हैं उसके वजह से। ठीक है। जो गलत रॉन्ग मैसेज होते हैं या जो ब्रेन केमिकल एबनॉर्मल हुआ उसके वजह से इसको गलत मैसेज पहुंचते हैं। मोस्ट ऑफ दीज इमोशन हैव सेंसेस एंड द सिग्नल सेंड टू द एमिगडाला फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। तो जो टेम्पोरल लोब होता है हमारा, वहाँ से क्या होते हैं, इसको सारे जो सेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, पहुँचते हैं एमिगडाला को, है ना। तो ये होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस का इवेंट आया, एमिगडाला को इन्फॉर्मेशन मिली, उसने हाइपोथैलेमस के साथ जल्दी से क्या हुआ, वो एक्टिवेट हुआ, काम हुआ। फिर उसका ऑटोनोमस जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होगा, और इस तरीके के सिम्टम आ जाएंगे फाइट का या फ्लाइट का। तो ये हो गए उनके सिम्टम जैसे। उसके बाद थ्रेट ओवर होता है, यानी कि जो भी जो चिंता फिक्र होती है वो थोड़ी दूर होगी जब ये होता है। फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, और बॉडी क्या होगी, धीरे धीरे अपने प्री स्टेज एज में आती है, मतलब टाइम लगता है। ठीक है। उस जो प्री स्ट्रेस एज, स्ट्रेस जो कंडीशन थी उसमें बॉडी आती है फिर धीरे से, है ना। अच्छा, अब इसके सिम्टम क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। पहला तो होता है फिजिकल सिम्टम। फिजिकल सिस्टम में क्या होगा, सिम्टम में क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, टेकिकार्डिया, यॉर्निंग होगी, है ना, यॉर्निंग होगी। उसमें क्या होगा, यॉर्निंग होगी, ड्राई माउथ होगा, स्वेटिंग होगी, और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होगा। ठीक है। देन नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, यही सब होगा उसमें। ट्रीमर होगा, हेडेक होगा, और टेंशन होगा, हेडेक होगा, टिनीनेस होगा, और डिस्फेजिया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे फिजिकली। ठीक है। यानी कि ये जो है उसको क्या है, फिजिकल सिम्टम है। दूसरा फिजिकल सिम्टम में आप देख रहे होंगे एक्सेसिव कंसर्न, यही है, देख लीजिए। मतलब गैग के अगर आप नॉर्मली सिम्टम लिखें, ज़रूरी नहीं फिजिकल और ये अलग अलग से, तो आपको ये देखने को देख रहे होंगे एक्सेसिव कंसर्न, ज़्यादा सोच विचार करना, कोई प्रॉब्लम आ गई बहुत उसी के बारे में थिंक करना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, सांस लेने में परेशानी, मसल टेंशन होना, अकड़न जकड़न जो भी है ना। उसके अलावा डिस्टर्ब स्लीप, सो नहीं पाते हैं ठीक से। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, पुअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं पुअर कंसंट्रेशन है, टाइटनेस, थकान होना, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, भरा भरा लगना, डिस्टेंस होना, ठीक से पाचन शक्ति भी काम नहीं करती है, डाइजेशन उसका काम नहीं प्रॉपर कर रहा, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस होना। तो ये आपको आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली सिम्टम ऑफ करके, और वैसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं इसमें बता रही हूँ। अब आपने क्या देखे थे फिजिकल। साइकोलॉजिकल सिम्टम में आप एंजाइटी, वरी एंड फियर, इरिटेबिलिटी, है ना, मतलब चिड़चिड़ापन होगा, फीलिंग रेस्टलेस, घबराहट सी होने लगेगी, और नाइट मेयर्स होंगे, बुरे सपने आएंगे, फीलिंग ऑफ बीइंग अनेबल टू कोप, और
और किसी भी जो टेंशन होता है उसका सामना करने से वो अनेबल रहते हैं, यानी कि करने की शक्ति नहीं रहती उनमें। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर जेड, ठीक है, गैड। तो इसको कैसे हम डायग्नोज करेंगे, पता कैसे लगाएंगे? टू हेल्प डायग्नोज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, वो कैसे कर सकते हैं? वो उसमें हम हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, डू अ फिजिकल एग्जामिनेशन टू लुक अ साइन दैट योर एंजाइटी माइट बी लिंक टू एन अनरियलिस्टिक मेडिकल कंडीशन, सॉरी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। कोई उसको मेडिकल कंडीशन यानी कि कोई बीमारी तो नहीं है, ये उसको पता करना पड़ेगा कि जो उसको ये फिजिकल सिम्टम को देखना पड़ेगा, फिर इन सिम्टम से पता करना पड़ेगा कि उसकी जो एंजाइटी है वो किसी मेडिकल कंडीशन से तो लिंक नहीं हो रही है। देन और फिर उसके बाद क्या करने हैं, ब्लड के लिए और यूरिन टेस्ट या कुछ और अदर टेस्ट कराने पड़ेंगे उसके, इफ़ अ मेडिकल कंडीशन इज सस्पेक्टेड, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो ये सब टेस्ट कराने के लिए बोलना पड़ेगा। इससे पता चल जाएगा कि कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, ये टेस्ट करेंगे ना, तो मेडिकल कंडीशन मतलब कोई बीमारी जो होती है ना वो तो नहीं है, उसके वजह से तो ये सिम्टम नहीं आ रहे हैं उसको, तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है उससे क्या करने पड़ेंगे, आस्क डिटेल क्वेश्चन। अब उससे क्या करने, कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे अबाउट ये उसके सिम्टम, किस तरीके के सिम्टम आते हैं, और उसकी मेडिकल हिस्ट्री, क्या वो कोई दवाई लेते थे, क्या कभी कोई ट्रीटमेंट चला, क्या कभी कोई इस तरीके का मेडिकल मतलब हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या इस तरीके की हिस्ट्री इसमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर है यूज साइकोलॉजिकल क्वेश्चनेयर्स, उसमें क्या करना पड़ेगा, जब ये हिस्ट्री लेते हैं क्वेश्चन डालते हैं तो उसमें कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी डालने पड़ेंगे, जिससे कि उसका डायग्नोज को डिटरमाइन करने में, यानी कि वो उसका पता लगाने में उसको हेल्प मिलेगी कि इसमें है क्या। अब है DCM-5 क्राइटेरिया फॉर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड। अब जनरलाइज डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए उसको उसके कुछ क्राइटेरिया है DCM-5 के, तो वो ये है कि एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी अबाउट द सेवरल इवेंट, यानी कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं या एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं मोस्ट ऑफ डे में, मतलब हमारे वीक के कुछ डेज में, मतलब ज़्यादा दिन या फिर कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ तक का अगर ये वाली परेशानी चली आ रही है, एक्सेसिव एंजाइटी वरी, अब जो भी हमने अभी देखे थे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, जो भी घबराहट होना, ये होना, इरिटेबिलिटी, ये ज़्यादा लंबे समय तक से रह रही है अपने अंदर, बहुत सारे इवेंट्स में, चाहे वो सोशल में जाना है, सोसाइटी में जाना है, या फिर कोई कोई पेपर दे के आ रहे हैं, या एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ रही है उसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है, और या फिर कोई एक्टिविटी हो जो कुछ काम कर रहे हैं, तो या तो वो कुछ हफ्तों से कुछ दिनों से उनके अंदर बनी हुई है एंजाइटी, और या फिर बहुत कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ से वो इस एंजाइटी उसके अंदर ये वाली फीलिंग आ रही है, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, तब उसको हम मान सकते हैं कि इसको GAD है। दूसरा हो गया डिफ़िकल्टी कंट्रोल योर फीलिंग ऑफ वरी। दूसरा क्या है, कोई भी चिंता फिक्र जो भी है उसमें हमें क्या हो रहा है, कंट्रोल करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है। मतलब कोई नॉर्मल लोग तो कहते हैं अरे देखा जाएगा जो होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, लेकिन ये वाली जो डिसऑर्डर्स है इसमें क्या होता है, वो उसमें डिफ़िकल्ट होता है उनको सोचना समझना, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है कि इसका क्या होगा, है ना। एंड एंजाइटी एंड वरी दैट कॉज अ सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस और इंटरेस्ट विथ योर डेली लाइफ, ठीक है। तो जो एंजाइटी और ये वरी जितने भी हमने अभी देखे थे, ये इतने एक्सेसिव हो जाते हैं कि इसके वजह से जो डेली लाइफ के हमारे काम होते हैं वो उसमें इंटरफेयर होता है, यानी कि वो ठीक से नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो पर्सन नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट 3 और द फॉलोइंग सिम्टम इंक्लूड अडल्ट, मतलब जो अडल्ट है उसमें कम से कम 3 ये जो नीचे दिए हैं ये सिम्टम होंगे, और या फिर वन ऑफ द, और जो चिल्ड्रन होता है वन ऑफ द फॉलोइंग इन चिल्ड्रन, और बच्चों में कम से कम 1 सिम्टम देखा जाएगा ये वाला, और जो बड़े हैं उसमें कम से कम 3, तो वो भी एक क्राइटेरिया में ही आता है कि तब उसको क्या है, इसका मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो क्या है वो, एक तो है रेस्टलेस और फीलिंग, जल्दी से रेस्टलेस हो जाना है, और फीलिंग उसमें जो हो रहा उसकी फीलिंग आना हर समय, है ना, कि बेचैनी महसूस होना इस तरीके सा, और फटीग होना यानी कि थकान होना, ठीक है, या फिर ट्रबल कंसंट्रेशन यानी कि किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करने में उसको परेशानी होना, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ा हो जाना, ठीक है, मसल टेंशन होना यानी कि जो ये मसल्स की परेशानी होना, मांसपेशियों की, ठीक है, चाहे उसमें टेंशन मतलब खिंचाव होना ना, एकदम ऐसा लगता है कुछ खींच रहा है या ऐंठ रहे हैं। एंड स्लीप प्रॉब्लम यानी कि नींद ना आना। तो ये किसने दिया है, DCM-5 ने भी ये वाले भी दिए हैं और ये वाला भी दिया है, ठीक है, कि अगर ये 3 सिम्टम कंटिन्यू बने हैं, कुछ इसमें से कंटिन्यू उनके अंदर रह रहे हैं, या कोई बच्चे में सिर्फ 1 सिम्टम रह रहा है, तो भी ये ऐसा हो सकता है,
कि उसको ये डिसऑर्डर हो। फिर है एंजाइटी दैट इजंट रिलेटेड टू द अनदर मेंटल हेल्थ कंडीशन। अब ये है कि जो एंजाइटी है उसकी जो आ रही है उसके अंदर, वो एंजाइटी किसी मेडिकल कंडीशन से नहीं है, यानी कि सॉरी मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी जैसे सिजोफेनिया है और डिल्यूजन है, ये इस तरीके की कोई ऐसी उसको बीमारी नहीं है उसके, और लेकिन उसको क्या है एंजाइटी है, सच है पैनिक अटैक, और मतलब जो ये जो मेंटल डिसऑर्डर है वो ये टाइप के, इसमें कुछ भी नहीं है उसको, ठीक है। स्ट्रेस डिसऑर्डर भी नहीं है, सब्सटेंस अब्यूज़, मेडिकल कंडीशन, पैनिक अटैक और पोस्ट ट्रॉमेटिक। तो एंजाइटी हो रही है लेकिन उसको कोई मेंटल ऐसी कंडीशन नहीं है, तो भी नहीं है, वो तो जस्ट क्या है एक एंजाइटी है। तो वो ये बताया कि विदाउट एनी रीजन। अब देखो जो डायग्नोसिस देखते हैं इसके, कि हम देख रहे हैं डायग्नोसिस ही देख रहे हैं, वो हमने देखा था क्राइटेरिया 5 उसका। तो अब हम ICD 10 का देखते हैं। तो देखिए ये हमने देखा था DCM 5 क्राइटेरिया था ये सारा, ठीक है। अब हो गया ICD 10, उन्होंने क्या उसके अकॉर्डिंग है कि टेंशन, वरी एंड फियर अबाउट एवरीडे इवेंट, वही है जैसे उसमें तक कि इसमें भी क्या है ये जो सेंस है, ये जो प्रॉब्लम है फियर, वरी और टेंशन, ये क्या होता है, ये एवरीडे के इवेंट और प्रॉब्लम फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। तो कोई भी इवेंट हो या कोई भी एक्टिविटी हो उसको कम से कम 6 मंथ से ये वाली प्रॉब्लम है कि बनी हुई है, किसी भी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में ये सब हो रहा है। तो विद द फॉलोइंग सिम्टम एंड साइन, तो उसमें क्या है ये नीचे सिम्टम देखने को मिलेंगे उसको कि कैसे ये हो सकते हैं, ठीक है। अपनी वो इससे देख सकते हैं। देन वेजिटेटिव जो मैनिफेस्टेशन है, यानी कि जो लक्षण देखे गए हैं, जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट, इसमें वेजिटेटिव में क्या होगा, जो ऐसे जो हमारे बॉडी के फंक्शन जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है बॉडी ने मतलब परेशान होना, इरिटेट होना ना, तो उसमें होगा हार्ट रेट हो जाएगा, डिस्फोरिया, और क्या होगा डायफोरेसिस होगा, ट्रीमर होगा और ड्राई माउथ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होगी ये वाली में सेंस, और जब ये होता है तो ठीक है वेजिटेटिव में। फिर इसके बाद है सिम्टम इन द चेस्ट और एब्डोमेन, इसमें क्या होगा चेस्ट और एब्डोमेन में रेस्पिरेटरी सिम्टम आएंगे, जैसे जल्दी जल्दी वही पैल्पिटेशन बना, इंक्रीज हार्ट रेट, ये सारा कुछ होगा। फीलिंग होगी उसमें किसकी, ये सॉरी टाइट नहीं है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एफ है ये फाइट, सॉरी हाँ टाइट ही है ये, फीलिंग ऑफ टाइटनेस, ये अलग अलग हो गया ना, इसलिए मैंने सोचा फाइट एंड फ्लाइट की, तो फीलिंग। तो ये कहाँ, अब इसमें क्या होता है जब एब्डोमेन में और चेस्ट में ये प्रॉब्लम आती है तो टाइटनेस सा फील होगा, यानी कि उसको क्या लगेगा भरा भरापन लगेगा। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में वही सांस वाली प्रॉब्लम, और चेस्ट पेन होगा, और क्या होगा उसको एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट होगा। तो हार्ट मतलब उसको लगेगा पैल्पिटेशन, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, ये सभी इसमें आ सकते हैं, है ना। और चेस्ट पेन होगा, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट भी होगा। फिर उसके अलावा है मेंटल सिम्टम में क्या होंगे, मेंटल सिम्टम में होंगे डिजीनेस हो सकता है, डीरियलाइजेशन हो सकता है। डीरियलाइजेशन का मतलब हो गया कि उसको मतलब कोई ऐसे साइकोलॉजिकल जो हमने देखे थे ना साइकी डिसऑर्डर होना, अदर मेंटल डिसऑर्डर में जैसे था कि कुछ नहीं है, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, इस तरीके का, तो उसको क्या लगता है जो उसके पास है वो रियल में नहीं है जो यहाँ पे हमारे सराउंडिंग में, तो इस तरीके के सिम्टम भी आ सकते हैं। डिजीनेस हो सकता है उसको, ठीक है। और मतलब चक्कर अक्कर आना टाइप का। एंड फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल, उसको डर रहेगा कि जिसको वो कुछ ऐसा मेरा कोई खो ना जाए कुछ चीज़ मेरे से, है ना, चाहे वो कोई भी हो। फियर ऑफ डाइंग, और उसको मरने का भी डर रहता है, ठीक है। जनरल सिम्टम में क्या होगा, हॉट और कोल्ड फ्लैशेस, इसमें क्या होगा ठंडा ठंडा गर्म की प्रॉब्लम रहेगी इसमें, और कभी ठंडा हो जाएगा उसको लगेगा और कभी गर्म लगेगा। एंड जो जनरल सिम्टम है, ठीक है। ये देखो मांसपेशी में उत्तेजना, ये डर का सामान्य लक्षण में गर्म या ठंडी चमक, चमक नहीं है ये, फ्लैशेस मतलब चमक है। अब उसका प्रोनाउंसिएशन यही है कि वो लगना, मतलब कभी गर्मी फील होना, कभी ठंड फील होना। और पैरास्थीसिया का मतलब हो गया कि एक तरीके का सुनपन ना, जैसे जब सेंसेशन लॉस होता है ना, इस तरीके का सिम्टम आना, ठीक है। देन फॉरेन बॉडी सेंसेशन, जैसे कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन का मतलब कि उसको ऐसा लगेगा उसके थ्रोट में, यानी कि गले में कुछ अटका हुआ, बोलते नहीं मेरा गला बंद होने को जैसा लग रहा है, और मुझे इस तरीके की सिम्टम आ जाना, ठीक है। पैरेस्थीसिया हो गया। सिम्टम ऑफ टेंशन में है ये वाला फॉरेन बॉडी सेंसेशन। तो सिम्टम ऑफ टेंशन में क्या होगा कि मसल्स जो मांसपेशियां होती है उसमें खिंचाव सा, टेंशन होना, यानी कि
ऐंठन टाइप की, ठीक है। एजिटेशन होना, यानी कि वो क्या करता है, कोई भी सिचुएशन में एजिटेट करेगा, प्रोटेस्ट करना, आर्ग्यू करना, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन, और क्या करना, उसको लगेगा कि उसकी थ्रोट में कोई, यानी कि उसके जो गले हैं उसमें गला बंद होते चले जा रहा है, कठिनाई हो रही सांस लेने में, इस तरीके से। तो ये DCM-10 का था। देन इसके ट्रीटमेंट एंड ड्रग में देखेंगे तो 2 मेन ट्रीटमेंट है इसमें, के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले साइकोथेरेपी और मेडिकेशन। तो जो पेशेंट होता है उसको जब दोनों का कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। द पेशेंट में बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से जल्दी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इट में टेक सम ट्रायल और एरर, इसमें क्या होंगे, कुछ ट्रायल होंगे, यानी कि कुछ कभी ये सक्सेस करेगा, कभी नहीं करेगा। तो जो ट्रायल एरर होते हैं वो होंगे, हो सकते हैं इसमें। तो वो क्या होगा उससे, तो डिस्कवर्ड विच ट्रीटमेंट वर्क बेस्ट फॉर पेशेंट, तो उससे पता चलेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है पेशेंट के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए मेडिकेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी इसे लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ मेडिकेशन चलती हैं। तो ये ड्रग यूज फॉर गैड विल बी, ये होती हैं, बेंजोडाइजोपाइन होती हैं, ये आप याद कर सकते हैं कुछ ड्रग, जो कि आप इसमें फिर एंजाइटी डिसऑर्डर की जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसमें आप ये लिख सकते हैं। तो आजकल हम एंजाइटी डिसऑर्डर ही पढ़ रहे हैं ना। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर हम देख रहे हैं, तो उसी में ये कुछ और जो हमने अभी 6 टाइप के देखे थे उसके अंदर भी आप ये मेडिकेशन को डाल सकते हैं। एक बार इसको याद कर लीजिए, बेंजोडाइजापाइन हो गया, बस्कोपिरॉन हो गया, जो कि एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। अगर कुछ नाम ना आए तो एंटी एंजाइटी मेडिकेशन इसमें देंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं पेपर में और वाइवा में बोल सकते हैं। और एक दो चीज़ें आप याद कर लीजिए, एल्पिडैम हो गया, एल्पिडैम को आप एल्पाजोलम से याद कर लीजिए, है ना। ये भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर, ये जो एंजियोलाइटिक ड्रग होती है, जो कि इमिडाजोपायरिडीन करके फैमिली है, उससे ली गई है, उस फैमिली की मेडिकेशन है, जिसमें कि आप एल्पाजोरम करके याद कर सकते हैं, ये जोल्पिडैम करके याद कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी स्लीपिंग पिल मानी जाती है। तो ये एल्पीडैम, एल्पाजोरम से भी आप याद, एल्पाजोरम, एल्पाजोन करके जो मेडिकेशन होती है, एल्पीजोन, जोल्पिडोम, इस तरीके से। तो उससे भी आप इसको याद, एल्प्राजोन, एल्प्राजोन 250 ऐसे करके होती है ना नींद वाली शायद, उससे आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। एल्प्राजोन, हाँ यस, वो स्लीपिंग पिल्स होती है, ओके। देन मैं भी याद कर रही थी एक्चुअली, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही थी, हाइपरटेंसिव और इसमें नेम थोड़े फर्क सेम लग रहे थे ना। फिर है ट्राईसाइक्लिन ड्रग, ट्राईसाइक्लिक ड्रग और बीटा एडर्नरिक, जो एडर्नर्जिक जो ड्रग होती है, ये भी आप उसको दे सकते हैं, ये नाम लिख सकते हैं आप, जिसमें कि ये हो गई, देखिए प्रोपानोलोल, ये प्रोपानोलोल तो सबको याद ही हो गया, ये वाली सुनी है। लेकिन ये जो साइकी की जो ड्रग होती है ना, मेडिकेशन के नाम थोड़े टफ होते हैं, थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे। देन अब ये तो थी मेडिकेशन से आप कैसे ट्रीट करते हैं। अब साइकोथेरेपी जो हमने पढ़ा था, दूसरा तरीका साइकोथेरेपी, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नॉन टॉक थेरेपी भी इसको बोलते हैं, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी इसको बोलते हैं। तो साइकोथेरेपी में क्या क्या आते हैं, इसमें आता है कि वर्क करना विद अ थेरेप्यूटिक, जो थेरेपिस्ट होते हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो भी इसको ट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ में काम करना, उनके साथ में, जिससे कि क्या हो सके, रिड्यूस योर एंजाइटी सिम्टम, यानी कि जो भी पेशेंट है उसकी एंजाइटी से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, किसके साथ काम करके, साइकोथेरेपिस्ट के साथ। तो ये होगी साइकोथेरेपी, ठीक है। इट कैन बी एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये क्या हो सकता है, ये जो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन, साइकोथेरेपी, ठीक। उसके बाद है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें आप लिख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मेरे को टाइम नहीं था, इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो ये जितनी भी थेरेपी ने हाईलाइट कर दीजिएगा दूसरे कलर से जब आप लिखेंगे तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। तो ये जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसके लिए जो साइकोथेरेपी हम देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी इसको मानेंगे, ठीक है। जनरलाइज इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, जो जनरली क्या होता है, जनरली अ शॉर्ट जो ट्रीटमेंट है, उसमें जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो क्या करती है, फोकस ऑन टीचिंग इस स्पेसिफिक स्किल टू ग्रेजुअली रिड्यूस रिटर्न टू द एक्टिविटी और अवॉइडेड बिकॉज ऑफ द एंजाइटी। जो एंजाइटी की वजह से कुछ आप अपनी डेली रूटीन के जो कुछ काम आप नहीं कर रहे थे, एक्टिविटी को करने में आपको डर लग रहा था, आप उसको रोक रहे थे, तो उसके लिए ये जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है ना कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, वो काफ़ी
फ़ायदेमंद होता है, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए हो, क्योंकि मेडिकेशन अगर आप नहीं देंगे, सिर्फ इसी से करेंगे। तो बिहेवियर थेरेपी भी क्या करती है, ऐसी टीचिंग उसको देगी स्पेसिफिक स्किल से, जिससे कि वो उसी पे ज़्यादा ध्यान उसका रहेगा। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसका जो फोकस होता है एंजाइटी से वो हटेगा, तो वो इसी पे ज़्यादा फोकस करेगा स्किल पे, ठीक है, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू उसको काउंसलिंग के थ्रू दी जा रही है। देन थ्रू दिस प्रोसेस योर सिम्टम इम्प्रूव। इसके वजह इस प्रोसेस से क्या होंगे, उसके सिम्टम इम्प्रूव होंगे, यानी कि उसको अच्छा लगेगा, और बिल्ड ऑन योर इनिशियल सक्सेस, और उसको क्या मिलेगी, शुरुआती में सुधार होता देखने को मिलेगा। देन है बिहेवियर थेरेपी। दूसरी बिहेवियर थेरेपी है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज फिजिकल सिम्टम टू एंजाइटी बाय द टीचिंग द पेशेंट हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ एंड कॉन्शियसली कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन। इसमें पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा कि जो मतलब उसको ऐसी टीचिंग दी जाएगी कि पेशेंट क्या हो, अवेयर हो, पेशेंट को पता चल जाए, वो कॉन्शियस रहे किसके लिए, अपने बॉडी फंक्शन के लिए, वेरियस बॉडी फंक्शन। तो वो कैसे रह सकता है, अपना बीपी को चेक कराए, उसको हार्ट रेट एंड रेस्पिरेट चेक कराएं, स्किन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर भी देखें, और अपने पर्सपायरेशन स्वेटिंग वगैरह का भी ध्यान दें। तो इससे पता चल जाएगा कि उसको ये ज़्यादा एक्सेसिव तो नहीं हो रहे हैं। तो पहले ही वो क्या कर रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। इन सबको कंट्रोल रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और फॉलोअप करना पड़ेगा। देन रिलैक्सेशन टीचिंग टेक्निक। तो रिलैक्सेशन टेक्निक को भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, जो जैक्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, ये जैक्सन की जो ये जैक्सन्स प्रोग्रेसिव मसल जो रिलैक्सेशन टेक्निक है, उसका यूज़ करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएंगी योगा करके, और प्राणायाम, मेडिटेशन, और जो सेल्फ हाइप्नोसिस करके उसको क्या मिलेगा, एक रिलैक्स होते हैं ना, कि माइंड, आंखें बंद कर लें और अच्छे विचार सोचें, अच्छी चीज़ों में अपने को ले जाएं, जो उनको क्या देती, सुख की अनुभूति देती, उनको देखें। इस तरीके से आप उसको इस टेक्निक का यूज़ बता सकते हैं। एंड सपोर्टिव साइकोथेरेपी, इसके साथ साथ जो है सपोर्टिव साइकोथेरेपी को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, इसके थ्रू भी उसको आप केयर दे सकते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, जैसे कि आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं ना, तो सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट लिखते हैं, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो नर्सिंग असेसमेंट में आपको क्या करना है, कलेक्शन करनी है उसकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल डाटा उसका लेना पड़ेगा उसकी हिस्ट्री में। और नर्स को क्या पता होना चाहिए, पार्टिकुलरली अवेयर ऑफ द फैक्ट मेजर फिजिकल सिम्टम आर ऑफन एसोसिएटेड विथ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम जो कैसे स्टिमुलेट होता है, नर्स को ये पता रहना चाहिए कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे अफेक्टेड होता है, किस सिस्टम जो होता है किस स्टिमुलाई से अफेक्ट होता है, और वो क्या सिम्टम प्रेजेंट करता है हमारी बॉडी में। एंड स्पेसिफिक सिम्टम शुड बी नोटेड, और उसको क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक जो सिम्टम आ रहे हैं बॉडी में उसको नोट करना चाहिए, अलॉन्ग विथ स्टेटमेंट बाय द पेशेंट अबाउट ए सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस। तो सिम्टम के साथ साथ उसको पेशेंट से जो हिस्ट्री में उसको मिला है, जो भी पेशेंट ने बोला है, वो उसको क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए, जो भी उसकी स्टेटमेंट है, बिल्कुल पेशेंट के उसी तरीके से। द नर्स मस्ट यूज़ क्लिनिकल जजमेंट टू ट्रीट, और फिर नर्स को क्या करना चाहिए, क्लिनिकल जजमेंट करना चाहिए, मतलब अपनी जो नॉलेज है उसके बेसिस पे जो उसने देखना है, डिटरमाइन करना है कि उसको किस लेवल की एंजाइटी है, ठीक है, जो पेशेंट कितने लेवल की एंजाइटी को मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है तो ये हाइपर में आ जाएगा, हाई है कि लो है कि मिड है, ठीक है। उसके बाद उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे आप, फिर डायग्नोसिस 1 में आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, तो पैनिक एंजाइटी रिलेटेड टू द रियल और परसीव थ्रेट टू बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो पैनिक अटैक सबसे पहले हो गया, जो कि आप कुछ उसको मतलब रिलेटेड टू रियल और परसीव, कुछ रियल है या वो कुछ समझ अपना परसीव कर रहा, जान मतलब ऐसी सोच रहा है कि उसके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जिससे कि वो क्या है, बड़ा सेल्फ कॉन्स है। तो एविडेंस क्या मिलना, एविडेंस बाय द वेरियस फिजिकल, उसको आपको देखने को मिला कि उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो सिम्टम है वो काफ़ी चेंज है। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस बन जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि पेशेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज सिम्टम। तो पेशेंट इसमें आप इतने उसको तैयार करोगे, ये तो पेशेंट को रिकॉग्नाइज हो जाएगा जो सिम्टम उसको आ रहे हैं एनजाइटी के अभी, तो वो क्या है वो उसको इंटरवेंस बिफोर, यानी कि इंटरफेरेंस होगा कि बिफोर रीचिंग पैनिक
लेवल, पैनिक लेवल पहुंचने से पहले ही वो क्या कर सके, उसको इंटरफेयर कर सके, यानी कि उसको हस्तक्षेप रोक सके, अपने एंजाइटी को कम कर सके। तो पेशेंट को आप ये उसको बताओगे इंटरवेंशन के थ्रू। तो इंटरवेंशन ये हो गया जिसको कि आप देख सकते हैं। अब इतना ज़्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इसको देख के बना सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये दिखा है ना कि स्टे विद द पेशेंट विथ ऑफन रीअश्योरेंस विथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पेशेंट के साथ रहना है किसी भी एक पर्सन को, तो वो उससे उसको सिक्योरिटी और किसकी वो मिलेगा, फीलिंग मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा उससे, जो प्रेजेंस ऑफ ये जो इंटरेस्टेड जो इंडिविजुअल होता है, यानी कि कोई ऐसा जिसमें कि वो ट्रस्ट करता है, ट्रस्टेड जो होता है ना, पर्सन ऑफ ट्रस्टेड इंडिविजुअल प्रोवाइड्स फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड एश्योरेंस ऑफ पर्सनल सेफ्टी। तो अगर ये एंजाइटी पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड है, तो अगर आप उसके सामने किसी ऐसे इंडिविजुअल को दे रखे हैं जो कि उसमें क्या करता है, वो काफ़ी ट्रस्ट करता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट, कोई बच्चे हैं तो उसकी मम्मी सबसे ज़्यादा मदर होती हैं, तो उस पर बच्चा ट्रस्ट करता है, तो वो उसको क्या रहेगा, सिक्योरिटी फील होगी काफ़ी। तो उसका जो ये नेचर होता है थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस सेकंड में आप क्या करेंगे, पावरलेसनेस रिलेटेड टू द इम्पेयर कॉग्निटिव और एविडेंस बाय द वर्बल expression of lack of control over life situation and non participation of decision making related to the own care or significant life issues। तो पावरलेसनेस मीन हो गया कि उसको अपने को बिल्कुल, जैसे कि उसको एनर्जी नहीं है, शक्तिहीन जिसे बोलते हैं ना। तो पावरलेस रिलेटेड टू, अब क्यों हुआ पावरलेस, क्योंकि उसकी जो कॉग्निटिव जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, इम्पेयर्ड हो गया। रिलेटेड टू द ब्रेन, जो उसके वर्क हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हमने अभी पढ़ा था, तो वो उसमें इम्पेयर्ड हो रहा है, मतलब काम ठीक से नहीं कर रहा। तो उसका एविडेंस क्या मिल रहा, जब आपने उससे बात करी उसका, तो उसका लैक ऑफ कंट्रोल था सिचुएशन पे, यानी कि नॉन पार्टिकुलर यानी कि कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा कोई भी डिसीजन मेकिंग में, ये आपको मिला उससे, ठीक है, एविडेंस से, ठीक है। और क्या हुआ, रिलेटेड टू द ओन केयर सिग्निफिकेंट इश्यूज, और ना ही वो कोई अपने जो सिग्निफिकेंट इश्यूज है उसमें भी उसका कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको मिला इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ये आप बना सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होगा, पेशेंट विल बी एबल टू इफेक्टिवली सॉल्व प्रॉब्लम एंड आस्क कंट्रोल हिज लाइफ एंड टेक कंट्रोल हिज लाइफ। यानी कि पेशेंट क्या करेगा कि इतना ज़्यादा एबल हो जाएगा जो कि वो अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सके, अच्छी से ले सके, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट जो है वो शॉर्ट आउट कर पाए, ऐसा इफेक्टिव सॉल्व कर पाए इफेक्टिवली अपनी प्रॉब्लम को। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आपने इसमें रखा है, ताकि जो भी इंटरवेंशन आप करेंगे तो पेशेंट ये कर पाएगा। तो इसमें पेशेंट को देखिए, इसमें रैशनल इंडियन नर्सिंग इंटरवेंशन एक साइड को लिखेंगे, एक साइड को रैशनल लिखेंगे। तो इसमें क्या हो गया, अलाउ द पेशेंट टू टेक मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द पॉसिबल फॉर द सेल्फ केयर। आप उसको जितनी भी हो सके उतनी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसको देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी उससे देंगे, उसको पॉजिटिव, और जो भी वो काम करता है उसका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो पॉजिटिव फीडबैक देंगे उसको, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, इसने डांटना नहीं है, हाँ बहुत अच्छा किया, आप कर सकते हो, इस तरीके से यू कैन डू इट, मोटिवेट करना है पेशेंट को, ठीक है। तो उससे क्या मिलेगा उसको, प्रोवाइड चॉइस विल इंक्रीज पेशेंट फीलिंग ऑफ कंट्रोल। तो उससे क्या मिलेंगे, उसको चॉइसेस मिलेंगे और वो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, तो वो एक काम करेगा फिर दूसरा करेगा। तो इस तरीके से पेशेंट की क्या रहेगी, उसमें कंट्रोल करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी और वो अपने चूज़ कर पाएगा कि क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं। तो एंजाइटी दूर होती रहेगी इसकी। तो पेशेंट को फिर लास्ट में एजुकेशन देंगे आप, कि इसमें एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ केयर एजुकेशन सभी चीज़ के लिए। तो इसमें इंस्ट्रक्ट करना है उसको उसकी मेडिकेशन ट्रीटमेंट के बारे में और उसकी लाइफ चेंजेस के बारे में, कि लाइफ चेंज करे। जैसे कि आपने देखा था लाइफ वो जो रिलैक्सेशन टेक्निक हो गई, मेडिकेशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, थेरेपीज़ हो गई, उसके लिए उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि ये उसे कराना है। गिव पेशेंट फैमिली फॉलो, और पेशेंट को और उसकी फैमिली को फॉलो अप केयर के बारे में बताना है कि उसे आके चेक कराना है। और उसको क्या करना है कि क्राइसिस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई अचानक की इमरजेंसी आती है तो उससे कैसे मैनेजमेंट करना है, इसके बारे में भी उसको इंस्ट्रक्ट करना है। और पेशेंट को एजुकेट करना है, पढ़ा इस बात के लिए उसको बताना है कि उसको कैसे एंजाइटी और स्ट्रेस से कैसे कोप अप करना है, किस तरीके से उसको उससे अपने को दूर रखना है। और इनकरेज करना उसको ग्रुप क्लासेस, सपोर्ट ग्रुप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसको इन जो ग्रुप मैनेजर, बिहेवियर थेरेपी हो गई, ग्रुप थेरेपी हो गई, इनमें जाने के लिए, काउंसलिंग अटेंड करने के लिए उनको जाने के लिए उसको स्ट्रेस को मैनेजमेंट होगा उसका, इसके लिए उसको इनकरेज करना है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िएगा
और उसके बाद इसको आंसर में लिखिएगा कि जो ये सिम्टम होते हैं एंजाइटी के, फॉलोइंग आर सिम्टम ऑफ एंजाइटी एक्सेप्ट। अब ये जो सिम्टम है इसमें से केवल एक सिम्टम नहीं है, बाकी ये सिम्टम दिए हैं, तो एंजाइटी से रिलेटेड कौन सा सिम्टम नहीं है ये इसको लिखिएगा अभी कमेंट बॉक्स में। ये देखिए ये है रोहतक का नर्सिंग, पीजीआई रोहतक का है, जो कि 2017 में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर आज जो डिटेल पढ़ेंगे तभी आप एंट्रेंस की तैयारी भी कर पाएंगे। नर्स असेस द क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोज विथ एड। अगर नर्स ने जब पेशेंट को असिस्ट किया तो उसको रिसेंटली क्या डायग्नोज मिला, एड्स उसने देखा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम, तो इनमें से उसको कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल सिम्टम जो है वो हो सकता है, तो कौन सा सिम्टम इसमें उसको आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि ये होगा अगर नर्स ने उसको एड्स को देखा है, तो आप बताइए इसमें किस क्या हो सकता है उसको, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ सीवियर क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर। ठीक है, सीवियर क्रॉनिकल मेडिकल, जो सीवियर एंड क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर, तो इनमें से कौन सा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि कॉमन है किसी भी ये कॉमन होता है, देखा जाता है किसके साथ, सीवियर क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर भी देखने को मिल रहा है और साथ साथ में उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है, तो कौन सा ऐसा होगा ये लिखिएगा। ठीक है, एंजाइटी इज कॉज बाय। अब एंजाइटी किसके वजह से हो रही है, तो इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए किससे हो रही है। ये भी देखिए 2016, 17, 16 में भी आया, 17 में भी आया, 16 में भी आया, और ये हो गया 2011 में ऐसा क्वेश्चन आया था और 2013 में ही आया था, तो समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, फिर ऐसे करके डाल दीजिए नंबर भी जो इसमें पड़े हैं, जिससे कि हम भी देखें और सभी की नॉलेज अपडेट हो। ठीक है, एंड प्रोपानोल जो कैन बी यूज फॉर एंजाइटी एसोसिएटेड विथ, तो ये मेडिकेशन जो होती है जो ये इसको यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, एंजाइटी एसोसिएटेड विथ, एंजाइटी एसोसिएटेड विथ, तो आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं इनके जिनके मतलब नहीं आ रहे हैं, और फिर उसको लिखिएगा कि किस में जो है ये प्रोपोनॉल का यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाली सब मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए 2018 में आया है। उसके बाद है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ यूज फॉर मैनेजिंग, तो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो यूज़ की जा रही है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किसके लिए करते हैं, ये इसमें से किसके लिए किया, ये आप लिख सकते हैं। इसमें से 2017 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप जाते जाते एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। गुड बाय, टेक केयर।